क्या किसी ग्लेशियर के पिघलने या हिम नदी झील के टूटने से अचानक पानी नीचे आया? आखिर नदी में अचानक इतना पानी कहां से आया? क्या पहाड़ों में आया भूकंप इसकी वजह बना? नेपाल में हुआ क्या और क्या इसका असर भारत तक पहुंच सकता है? अगर समय पर चेतावनी मिल जाती तो क्या हालात बेहतर हो सकते थे या कुछ कैजुअलिटीज को कम किया जा सकता था? सोचिए, सुबह का वक्त हो, लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे हों और अचानक एक नदी ऐसा रौद्र रूप ले ले कि उसके रास्ते में आने वाले सड़कें, पुल, बाजार और बस्तियां सब बह जाएं। नेपाल के रसुआ जिले में कुछ ऐसा ही हुआ है। भोटेकोशी नदी में अचानक इतना पानी आया कि देखते ही देखते पूरा का पूरा जो इलाका है वो बाढ़ की चपेट में डूब गया। सब कुछ सैलाब में समा गया, पानी में डूब गया। कई सड़कें टूट गईं, पुल बह गए, बाजार तबाह हो गए और बड़ी संख्या में लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसमें भारतीय समेत बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच सबसे बड़ा सवाल, आखिर नदी में अचानक इतना पानी कहां से आया? क्या पहाड़ों में आया भूकंप इसकी वजह बना? क्या किसी ग्लेशियर के पिघलने या हिम नदी झील के टूटने से अचानक पानी नीचे आया? या फिर क्या वहां बादल फटा जिसकी वजह से कुछ ही समय में इतनी बारिश हुई कि नदी ने अपना रास्ता बदल दिया? फिलहाल इन तीनों संभावनाओं पर चर्चा हो रही है, लेकिन शुरुआती एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं कि एक बेहद खतरनाक संभावना की तरफ ये बात इशारा करती है। ऊंचाई वाले इलाके में किसी हिम नदी झील के टूटने से अचानक भारी मात्रा में पानी नीचे आया हो सकता हो। तो आखिर नेपाल में हुआ क्या और क्या इसका असर भारत तक पहुंच सकता है? आइए इस पूरी कहानी को समझ लेते हैं। नेपाल में आखिर हुआ क्या? दरअसल बुधवार सुबह नेपाल के रसुआ जिले में भोटेकोशी नदी अचानक उफान पर आ गई। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि नदी के आसपास बसे इलाकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। तिमूरे से लेकर सियाफ्रुबेशी तक कई जगहों पर पानी घुस गया। सड़कें और पुल सब बह गए और कई इलाकों का संपर्क टूट गया। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त उन लोगों को ढूंढना है जो इस बाढ़ के बाद लापता हैं। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग अभी भी संपर्क में नहीं हैं। इनमें 100 से ज्यादा भारतीयों के साथ करीब 300 विदेशी पर्यटकों के शामिल होने की बात की जा रही है। हालांकि अभी नुकसान और लापता लोगों के अंतिम आंकड़े को लेकर कोई जानकारी नहीं है। रेस्क्यू टीमों को भी मौके तक पहुंचने में बहुत मुश्किल आ रही है क्योंकि कई रास्ते और पुल बाढ़ में बह चुके हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इतना पानी आया कहां से? नेपाल सरकार ने संसद में बताया कि बुधवार सुबह करीब 8:37 पर इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसके बाद हिमस्खलन से बाढ़ आने की शुरुआती जानकारी सामने आई। लेकिन अभी सरकार ने ये नहीं कहा है कि बाढ़ ही पक्की वजह है इन हालात की। यानी जांच अभी जारी है और यहीं से इस आपदा की 3 बड़ी संभावनाएं सामने आती हैं। पहली संभावना है भूकंप। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी बात की। अगर पहाड़ी इलाके में भूकंप आता है तो उसके झटकों से चट्टानें और बर्फ के बड़े हिस्से खिसक सकते हैं। किसी ग्लेशियर या हिम नदी झील के आसपास भूस्खलन हो सकता है और अगर बड़ी मात्रा में मलबा या बर्फ झील में गिर जाए तो पानी अचानक बाहर निकलने भी लगता है। यानी भूकंप खुद सीधे बाढ़ नहीं भी लाए, लेकिन वो ऐसी घटनाओं को ट्रिगर कर सकता है जिनसे अचानक बाढ़ आ जाए। नेपाल में बाढ़ के समय भूकंप के झटके महसूस होने की बात सामने आई है और इसीलिए इस एंगल से जांच का हिस्सा लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अभी ये साबित नहीं हुआ है कि भूकंप ही इस बाढ़ की मुख्य वजह था। दूसरी और सबसे मजबूत संभावना ग्लेशियर या हिम नदी झील। अब बात उस संभावना की जिस पर विशेषज्ञ सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हिमालय के ऊंचे इलाकों में ग्लेशियर के आसपास कई झीलें बनती हैं। इन्हें हिम नदी झील कहा जाता है। इन झीलों में ग्लेशियर से पिघला हुआ पानी जमा होता रहता है। अगर किसी वजह से झील की प्राकृतिक दीवार टूट जाए या उसके आसपास भूस्खलन और हिमस्खलन हो जाए तो पानी अचानक बहुत तेज रफ्तार से नीचे की ओर बह सकता है।
इसे आमतौर पर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लोफ कहा जाता है। यही वजह है कि विशेषज्ञों को शक है कि नेपाल चीन सीमा के दूसरी तरफ ऊंचाई वाले इलाके में मौजूद किसी हिम नदी झील में ऐसी घटना हुई हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। विशेषज्ञों का कहना है कि बाढ़ के वीडियो में पानी की मात्रा और उसकी ताकत सामान्य बारिश वाली बाढ़ से काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। यानी सिर्फ नदी में ज्यादा बारिश का पानी आने से इतनी बड़ी तबाही हुई हो, ये बात एक्सपर्ट्स को पूरी तरह से समझ नहीं आ रही है। शक है कि लेंडे नदी के ऊपरी हिस्से में मौजूद 3 झीलों में से किसी एक में अचानक बदलाव हुआ हो सकता है कि वहां भूस्खलन या हिमस्खलन हुआ हो और उसके दबाव में झील का पानी अचानक नीचे की तरफ निकल गया हो। लेकिन अभी ये पता नहीं चला है कि वास्तव में कौन सी झील प्रभावित हुई है। तीसरी संभावना, बादल का फटना। अब तीसरा सवाल, क्या वहां बादल फटा था? बादल फटना यानी बहुत छोटे इलाके में बहुत कम समय के अंदर बेहद ज्यादा बारिश हो जाना। पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटना अचानक बाढ़ और फ्लैश फ्लड का कारण बन सकती है। अगर ऊंचाई वाले इलाके में बहुत कम समय में भारी बारिश हुई हो तो नदी का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है, भूस्खलन भी हो सकता है और रास्ते में जमा पानी अचानक नीचे आ सकता है। इसीलिए बादल फटने की संभावना को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ भी एक बात बेहद जरूरी है, अभी तक इस तथ्य की भी पुष्टि नहीं हुई है कि नेपाल की इस तबाही की वजह बादल फटना था। यानी इस समय हमारे सामने 3 संभावनाएं हैं: भूकंप से भूस्खलन या हिमस्खलन, ग्लेशियर या हिमनदी झील का अचानक टूटना और बहुत ज्यादा बारिश या बादल फटना। इनमें से असली वजह जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगी। एक्सपर्ट्स को ग्लेशियर वाली आशंका क्यों ज्यादा लग रही है, अब इस बात का भी जवाब सुनिए। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर रंजन कुमार दहल का कहना है कि उन्होंने इससे पहले इतनी बड़ी और तेज बाढ़ नहीं देखी। उनका मानना है कि अगर पानी की मात्रा इतनी ज्यादा है तो इसके पीछे कहीं बड़ी मात्रा में पानी का जमा होना और फिर अचानक बाहर निकलना हो सकता है। यही बात हिमनदी झील टूटने की आशंका को मजबूत करती है। संभावित घटना वाली जगह नेपाल चीन सीमा से करीब 30 से 40 किलोमीटर ऊपर हो सकती है। समस्या ये है कि नेपाल के एक्सपर्ट्स के पास उस इलाके की ताजा सैटेलाइट तस्वीरें और जो पर्याप्त डेटा है, जो नया डेटा है, वो उपलब्ध ही नहीं है। नेपाली एक्सपर्ट्स ने चीन की टीमों से बातचीत भी की है और संभावित इलाकों की जानकारी साझा की है। यानी अभी कई अहम सवालों के जवाब सामने आने बाकी हैं। नेपाल को चीन से मिलने वाली जानकारी पर अभी तक डिपेंड रहना पड़ रहा है। अगर समय पर चेतावनी मिल जाती तो क्या हालात बेहतर हो सकते थे या कुछ कैजुअलिटीज को कम किया जा सकता था? यहाँ ये एक और महत्वपूर्ण सवाल है। अगर ऊंचाई वाले इलाके में झील टूटने या हिमस्खलन की जानकारी उसी समय मिल जाती तो नीचे रहने वाले लोगों को चेतावनी देने के लिए करीब 30 से 45 मिनट का समय मिल सकता था और पहाड़ों में 30 मिनट भी बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। लोग सुरक्षित जगहों पर जा सकते थे, रेस्क्यू टीमें अलर्ट हो सकती थी, सड़क पर मौजूद वाहनों को रोका जा सकता था। लेकिन अगर ऐसी घटना अचानक हुई और नीचे रहने वाले लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिली तो नुकसान बहुत ज्यादा होना स्वाभाविक है। अब भारत के हिसाब से जो भारत के लोग हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि इस पूरी घटना का जो नेपाल में हुई, इसका असर भारत में क्या पड़ेगा। नेपाल में आई इस बाढ़ का असर भारत में भी देखने को मिल सकता है। खासकर बिहार के कुछ जिलों में अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि नेपाल से निकलने वाली कई नदियां भारत में प्रवेश करती हैं। अगर नेपाल के पहाड़ी इलाकों से अचानक बड़ी मात्रा में पानी नीचे आता है तो इसका असर सीमावर्ती भारतीय इलाकों में भी बढ़ सकता है। इसीलिए अब नजर सिर्फ नेपाल पर नहीं बल्कि भारत के उन इलाकों पर भी है जहां इन नदियों का पानी पहुंच सकता है। पिछले साल भी आई थी ऐसी ही बाढ़ और वोटेकोशी इलाके में पिछले साल बाढ़ आई थी, बहुत बड़ी बाढ़ थी। उस घटना में 9 लोगों की जान गई थी और 18 लोग लापता थे। बाद में ये बात सामने आई थी कि तिब्बत में एक झील से अचानक पानी निकलने के कारण ही ये बाढ़ आई थी। इस बाढ़ में नेपाल और चीन के बीच बड़ा जो फ्रेंडशिप ब्रिज था, जिसे आप लगातार आज तस्वीरों में देख रहे हैं, जो पूरी तरह से बह गया है, उसको बह जाने की जानकारी सामने आई थी और सीमा व्यापार पर भी बहुत असर पड़ा था। यानी इस इलाके में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन इस बार विशेषज्ञों को डर है कि मौजूदा बाढ़ का पैमाना उससे भी बहुत बड़ा हो सकता है। अब सवाल ये कि क्या जलवायु परिवर्तन इसके लिए जिम्मेदार है? अब इस पूरी कहानी का एक बड़ा और लंबी अवधि वाला पहलू भी समझना जरूरी है। जलवायु परिवर्तन। हिमालय में तापमान बढ़ने के साथ ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने से पानी बढ़ रहा है।
पानी बढ़ेगा तो हिमनदी झीलों का आकार बढ़ सकता है और अगर इन झीलों की प्राकृतिक दीवार कमजोर होती है तो अचानक पानी निकलने का खतरा भी बढ़ सकता है और इसके साथ पहाड़ों में भूस्खलन, हिमस्खलन और भारी बारिश जैसी घटनाएं भी बड़ा खतरा पैदा करती हैं। इसीलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में हिमालयी इलाकों में ऐसी अचानक आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए बेहतर निगरानी और अर्ली वार्निंग सिस्टम बेहद जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, नेपाल में तबाही के बाद अब क्या होगा? क्या चीन की तरफ ऊंचाई वाले इलाके में किसी झील के टूटने की जानकारी पहले मिल सकती थी? अगर हाँ, तो नेपाल को समय रहते इसकी सूचना दी गई थी। नेपाल की संसद में भी इस सवाल को उठाया गया है, क्योंकि अगर ऐसी घटना की जानकारी 30 से 45 मिनट पहले मिल जाए तो शायद कई लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सकता है। फिलहाल जांच जारी है। भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, ये एक तथ्य है। हिमस्खलन या भूस्खलन की संभावना सामने आई है, इसकी जांच हो रही है। हिमनदी झील टूटने का शक है, लेकिन इसकी पुष्टि बाकी है। अब बादल फटने की संभावना भी जांच का हिस्सा हो सकती है। इसीलिए अभी किसी एक वजह को अंतिम सच मानना जल्दबाजी होगा, लेकिन एक बात साफ है, हिमालय में बदलता मौसम, तेजी से पिघलते ग्लेशियर और कमजोर होती पहाड़ी झीलें आने वाले समय में ऐसी आपदाओं का खतरा बढ़ा सकती हैं। आज के इस डिटेल एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को, और कोई और इन्फॉर्मेशन इस नेपाल में आई त्रासदी से संबंधित चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। शुक्रिया।